Hello, everyone. Welcome back to Gourmet Sai Studio. We are doing Sisterly chapter number 7, and today's topic is problem solving and decision making strategies. So, problem solving or decision making strategies करने से पहले I'll make you revise something that we have already covered in the previous videos, that is images and concepts. हमने ये पढ़ लिया है कि इमेजेस क्या होती हैं, मेंटल इमेजेस होती हैं जो हमें विजुअलाइज करने में हेल्प करती हैं प्रॉब्लम्स को. फॉर एग्जांपल, इफ आई टेल यू टू थिंक अबाउट एन एप्पल, तो राइट नाउ अगर आपको मैं बोल रही हूँ कि विजुअलाइज करो एक एप्पल, तो एक एप्पल का जो है इमेज बन के आपके माइंड में आ जाएगा. राइट, सो दैट इज मेंटल इमेज. कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? कॉन्सेप्ट्स इट्स लाइक फोल्डर्स. कॉन्सेप्ट्स आर लाइक फोल्डर्स विच हेल्प अस टू कैटेगराइज एंड अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन. ठीक है, मतलब मान लो कि मैंने आपको बोला कि अगर मैं आपको ये नहीं बोलूँ कि एप्पल इमेजिन करो, मैं आपको बोलूँ कि कोई भी फ्रूट इमेजिन करो. ठीक है, then you don't have to go through the entire list of fruits that you have come across in your life. You just have to think. Probably some people will think of apple, somebody will think of oranges, somebody will think of guava or anything. ठीक है, so but you know कि ये सारे फ्रूट की कैटेगरी में आते हैं. तो कॉन्सेप्ट कैटेगराइज करने में हमें इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है. तो कंसिडर कॉन्सेप्ट्स लाइक फोल्डर्स इन योर ब्रेन. उसको पता है कि वेजिटेबल का एक फोल्डर है जिसके अंदर सब वेजिटेबल्स आते हैं. इस फ्रूट के फोल्डर के अंदर सब फ्रूट्स आते हैं. सो इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए कॉन्सेप्ट्स का है. एंड बोथ आर द टूल्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक डिसीजंस. इमेजेस, मेंटल इमेजेस और कॉन्सेप्ट्स दोनों ही हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करते हैं, क्योंकि जब तक आप किसी प्रॉब्लम को विजुअलाइज नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते, अपने दिमाग में समझ नहीं सकते, उसको कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी नहीं है, तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर पाओगे. ओके, व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिकली हमारा एक ऐसा बिहेवियर है कि जब हमको गोल रीच करना होता है थ्रू थिंकिंग एंड बिहेवियर, तो हमारा थिंकिंग, व्हाटएवर वी आर थिंकिंग एंड हाउएवर एक्शन जो भी हम लेते हैं, वो उस डायरेक्शन में होना चाहिए जो हमारे गोल तक हमें पहुंचाने में मदद करे. दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग कैन बी एज सिंपल एज फिक्सिंग योर कंप्यूटर और फोन इशू. समटाइम्स हम अपने फोन को स्विच ऑफ करते हैं, स्विच ऑन करते हैं एंड इट स्टार्ट्स फंक्शनिंग. अगर कभी हैंग हो गया है तो हमें पता है कि थोड़ा सा उसके डेटा को कम करना है, मतलब कुछ चीज़ें डिलीट करनी है, अनवांटेड फाइल्स को डिलीट करना है, एंड वी आर गुड टू गो. राइट, तो इट कैन बी एज सिंपल एज स्विचिंग ऑफ एंड ऑन योर फोन, एंड इट कैन बी एज कॉम्प्लेक्स एज रिजॉल्विंग अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अ फ्रेंड. ठीक है, मतलब आप पहले एक फ्रेंड की बात सुनोगे, फिर दूसरे फ्रेंड की बात सुनोगे, दोनों के बीच में आपको झगड़ा खत्म कराना है. तो इट कैन बी एज कॉम्प्लेक्स. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैन बी एज कॉम्प्लेक्स एज रिजॉल्विंग अ conflict with a friend, and it can be as simple as switching off and on your phone to relieve from some issue. Right, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिकली सिंपल सी बात है. जब भी आपके पास कोई गोल होगा टू अचीव, ठीक है, उस गोल तक पहुंचने के लिए हाउएवर यू वांट टू, व्हाटएवर एक्शंस यू वांट टू टेक, हाउएवर यू वांट टू थिंक, तो जो भी आपकी थिंकिंग है उस प्रोसेस में होगी कि मैं कैसे अपने गोल तक पहुंचूं. और वैसे ही छोटे छोटे आप जब एक्शन प्लान करोगे कि मैं ये स्टेप लूंगा, तो मैं फाइनली अपने गोल तक पहुंच जाऊंगा. तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है. बेसिकली यू आर डूइंग प्रॉब्लम सॉल्विंग इन दैट केस. नाउ व्हाट इज डिसीजन मेकिंग? डिसीजन मेकिंग क्या होता है? डिसीजन मेकिंग सिंपली कि जब हमें कोई ना कोई एक डिसीजन लेना होता है, एंड व्हेन वी हैव सो मेनी ऑल्टरनेटिव्स. जैसे आपको अगर कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपके पास ऑप्शन होगी कि ये कॉलेज में भी एडमिशन मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें ये सब्जेक्ट मिल रहा है, इसमें ये मिल रहा है, इसमें ये मिल रहा है. आपने बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन के लिए भरा होगा, फिर लिस्ट में देखा कहाँ नाम आ गया. मान लो 2-3 कॉलेजेस में आपका नाम आ गया, बट आप 2-3 कॉलेजेस में तो एडमिशन नहीं ले सकते, एक ही में एडमिशन लोगे. सो देयर यू आर मेकिंग डिसीजन. फाइनली मुझे किस में एडमिशन लेना है. अपने इवैल्यूएशंस को भी आप अपने इवैल्यूएट करोगे, अपने ऑप्शंस को. आपके पास क्योंकि ऑप्शंस हैं, तो आप इवैल्यूएट करोगे, ठीक है, कि ये बेटर है कि ये बेटर है, ए बेटर है कि बी बेटर है, किस में जाऊं, है ना. चूजिंग द बेस्ट सोल्यूशन, और फिर आप उसके बाद एक बेस्ट सोल्यूशन, बेस्ट जो ऑप्शन है वो चूज करोगे. सो यू आर मेकिंग अ डिसीजन देयर. Now they're saying कि problem solving is one aspect. It's one part of decision making. Why problem solving is one part of decision making? क्योंकि problem को solve करने के लिए आपको solution ढूंढना है, और solution ढूंढने के लिए भी तो आपको decisions ही लेने हैं. So picking up the right solution is a decision, right? So problem solving is one aspect of decision making. Now there are different ways to solve problem, जिसमें से हम कुछ पढ़ेंगे.
फर्स्ट इज ट्रायल एंड एरर, जिसको मैकेनिकल सॉल्यूशंस भी बोलते हैं. व्हाट इज ट्रायल एंड एरर? इट इज सिंपली कि जब तक यू 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 आर नॉट सक्सेसफुल तब तक यू कीप ऑन ट्राइंग. ठीक है, मतलब आपने एक मेथड ट्राई करा, एक चीज ट्राई करा, वहां पे सक्सेसफुल नहीं है, यू ट्राई अनदर थिंग, यू ट्राई अनदर थिंग टिल यू सक्सीड, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, यू फॉरगॉट योर ऑनलाइन बैंकिंग पिन. ठीक है, आप पिन भूल गए अपना, तो आपने फर्स्ट पिन एंटर करा, वो गलत निकला, इनकरेक्ट निकला. आपने सेकंड पिन एंटर करा, वो भी इनकरेक्ट निकला, पर आपने थर्ड पिन एंटर करा एंड इट वर्क्स. सो दैट वाज ट्रायल एंड एरर इन एक्शन. ठीक है, कि हमने ट्राई किया नहीं हुआ, फिर तीसरी बार ट्राई करा और हो गया. ठीक है, सो ट्रायल एंड एरर इज दैट सिंपल. ना क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ट्रायल एंड एरर को मैकेनिकल सॉल्यूशंस भी कहते हैं, सो मैकेनिकल सॉल्यूशंस कैन आल्सो इन्वॉल्व सॉल्विंग बाय रोट और लर्नड सेट ऑफ रूल्स. अगर आपको पता है कि तो हमने रोट लर्निंग के बारे में सुना है, लाइक रट्टू तोते की तरह जो हम रट लेते हैं, लाइक सो वी इफ यू लर्न सेट ऑफ रूल्स then also you can solve certain problems. Solving by rote मतलब कि this is when you solve something memorize step से. ठीक है, रोट लर्निंग कहते हैं ना कि मतलब रटना जिसको कहते हैं. तो आपने स्टेप याद कर लिया, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, एंड यू विल फाइंड द सोल्यूशन. तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा स्टेप 1, 2, 3 से, अगर आप स्टेप्स फॉलो करोगे तो. फॉर एग्जाम्पल, मैथ्स प्रॉब्लम इन योर स्कूल. मैथ्स प्रॉब्लम के लिए आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए. ठीक है, अगर आप ठीक फॉर्मूला लगाओगे, आपकी कैलकुलेशंस ठीक है, डेफिनेटली यू विल फाइंड योर प्रॉब्लम का सोल्यूशन. जो भी मैथ्स की प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको. सो दिस इज काइंड ऑफ अ सॉल्विंग बाय रोट. ठीक है, यूजिंग अ फॉर्मुलेटेड मेथड. Now, one type of rote solution is also algorithm. Algorithm क्या होती है? Algorithm is a very specific step-by-step procedure of solving certain types of problem. Algorithms जो हैं ये हमेशा correct solution में ही result करती हैं. ठीक है, they will always result in correct solution. For example, maths का formula, Rubik cube वो आता है, वो square सा आता है ना, जिसमें छोटे छोटे एक तरफ पे सिर्फ रेड कलर के स्क्वायर्स होंगे, दूसरी तरफ पे येलो होंगे. तो उसको सॉल्व करने के लिए भी एल्गोरिथम लगाते हैं. सर्टेन स्टेप्स होते हैं, अगर आप वो स्टेप्स को फॉलो करोगे यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट रूबिक क्यूब. कंप्यूटर एल्गोरिथम का सबसे स्टार एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कंप्यूटर का सर्च इंजन. ऐसे अगर आपने देखा हो, कभी नोटिस करा हो, तो अगर आप मान लो अपने मोबाइल में या अपने पीसी में, ठीक है, कुछ भी आप लैपटॉप पे सर्च कर रहे हो, मान लो आप सिर्फ सर्च कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू बाय, यू आर फाइंडिंग कि मेरे लिए सबसे एक वॉच के बारे में आप सर्च कर रहे हो, वॉच के बारे में. अब आप नोटिस करोगे कि हर वीडियो आपको वॉच के बारे में ही आने लगेगी. ऐसा क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के जो एल्गोरिथम है, ये जो सर्च इंजन्स है, ठीक है, इनके एल्गोरिथम्स के हिसाब से ये पता लगा लेते हैं कि इस समय आप क्या सर्च कर रहे हो, व्हाट इज दैट यू नीड, और फिर उसी की बार बार आपको एड्स आने लगते हैं ताकि आप बाय करो फाइनली प्रोडक्ट को, राइट? तो एल्गोरिथम्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है कंप्यूटर के सर्च इंजन. दे फिगर इट आउट, that what you need. Librarians also use, अगर रियल लाइफ का एग्जांपल दूं तो मतलब लाइब्रेरीज में भी एल्गोरिथम, जो हम लाइब्रेरियंस होते हैं, मतलब जो लाइब्रेरियंस होते हैं, दे आल्सो यूज एल्गोरिथम टू ऑर्गेनाइज बुक्स ऑन बुक शेल्फ. कैसे? अल्फाबेट ए से बुक्स होंगी, बी से बुक होंगी, सी से बुक होंगी, फिर डिफरेंट जॉनरे की बुक होंगी. मतलब अगर उनको फिक्शन रखनी है तो एक सेक्शन फिक्शन का होगा, ठीक है, जहाँ पे सारी फिक्शन की बुक होंगी. बच्चों की होगी तो किड्स सेक्शन का बुक होगा, जहाँ पे चिल्ड्रन से रिलेटेड सारी बुक्स होंगी. ठीक है, तो ऐसे ही ऑटोबायोग्राफीज की बुक का एक सेक्शन होगा. तो वो भी सब ऑर्गेनाइज करते हैं ऐसे, तो वहां पे भी वो काम करते हैं. क्यों? क्योंकि वो अल्फाबेट ऑर्डर में लगाते हैं, ठीक है, बुक्स को. सो लाइब्रेरियंस ऑल्सो यूज एल्गोरिथम टू ऑर्गेनाइज बुक्स. नेक्स्ट आता है ह्यूरिस्टिक. ह्यूरिस्टिक क्या होता है? इसको बोलते हैं रूल ऑफ थंब. ठीक है, इट इज एन एडुकेटेड गेस बेस्ड ऑन प्रायर एक्सपीरियंसेस. आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसके बेस पे यू गेस कि मेरे हिसाब से ना इस सिचुएशन में ऐसे करना चाहिए या इस प्रॉब्लम को ऐसे डील करना चाहिए. दैट हेल्प्स यू नैरो डाउन पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए दैट व्हेन चूजिंग अ प्रोडक्ट, ठीक है, मान लीजिए कि आप कोई एक फ़ोन खरीदना चाहते हैं एंड आपको पता है आप सैमसंग यूजर है, मैं सैमसंग यूजर हूँ, ठीक है. सो आई एम अ सैमसंग यूजर एंड बिकॉज मेरे को पता है कि यूज़र फ्रेंडली है, मेरे को सैमसंग के फंक्शंस पता हैं, बहुत ज़्यादा तो इनके चेंजेस नहीं होते हैं फंक्शन में, चाहे आप कितने भी हज़ार का फ़ोन ले लो, ठीक है.
सो आई वांट टू सेव माय टाइम कि मैं क्यों फालतू में कि जो भी और अदर ब्रांड्स हैं, ठीक है, मान लीजिए सैमसंग मैं यूज कर ही रही हूँ, ठीक है, देयर इज वीवो, देयर इज रेडमी, देयर इज मोटोरोला, देयर इज आईफ़ोन तो बिल्कुल अलग ही हो गया, ठीक है? और जो भी ब्रांड्स हैं फ़ोन की। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम कि मैं हर किसी की स्पेसिफ़िकेशंस को देखूँ, हर किसी की उसको कंपेयर करूँ एंड आई नो कि ये ब्रांड बहुत अच्छी है, मैं इतने सालों से यूज़ कर रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, यूज़र फ्रेंडली भी है और इसके फंक्शंस भी मेरे को एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा सीखने के लिए। So it is saving my time. So based on my prior experience, what I'm doing, I'm saving my time. ठीक है, saving my time in comparing every option. तो heuristic एक faster method है, you know, than algorithm in most cases. Heuristics will not lead to the correct solution always. ये इसका drawback है, क्योंकि हो सकता है कि ठीक है मैं सैमसंग काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, यूज़र फ्रेंडली भी है, मुझे तो कोई इश्यूज़ भी नहीं आए एंड काफ़ी साथ निभाया सैमसंग ने, टफ भी है, मतलब चल जाता है, गिर भी गया हाथ से 2-4 बार फ़ोन, बट फिर भी इट इज़ फंक्शनिंग, इट इज़ गुड। बट अब टेक्नोलॉजी कितनी इम्प्रूव होती जा रही है, हो सकता है कि कोई और ब्रांड जो है वो सैमसंग को अच्छे टक्कर दे रहा हो और लो प्राइस पे मुझे इससे ज़्यादा अच्छे फीचर्स मिल जाएँ। पर वो तब मुझे पता चलेगा जब मैं पूरा टाइम एंड एफर्ट लगाऊँगी कंपेयर करने में। ठीक है? तो नॉट नेसेसरी कि ह्यूरिस्टिक के बेसिस पे अगर मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ कि यार मैं कौन सा फ़ोन लूँ, ये मेरा प्रॉब्लम है और फ़ोन लेना मेरा एक गोल है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जब मैं कर रही हूँ और मैं ह्यूरिस्टिक के बेसिस पे कर रही हूँ, आई एम टेकिंग एन एजुकेटेड गेस बेस्ड ऑन माय प्रायर एक्सपीरियंसेस बिकॉज़ आई हैव डेल्ट विद Samsung. I know how does it function. So if I'm using heuristic here, not necessary that it will lead to a correct solution. ठीक है? So this is heuristic. ना ह्यूरिस्टिक्स के भी टाइप होते हैं, दिस इज वन टाइप ऑफ ह्यूरिस्टिक, ठीक है, दिस इज वन टाइप ऑफ ह्यूरिस्टिक, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक। तो ह्यूरिस्टिक में इसमें क्या होता है, इट यूज टू कैटेगराइज ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को कैटेगराइज करने के लिए काम आता है। फॉर एग्जाम्पल इफ समथिंग शेयर्स अ कैटेगरी देन इट मस्ट बिलोंग टू दैट कैटेगरी, ठीक है, अगर कोई चीज कैटेगरी सेम, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को प्लांट्स को क्लासिफाई करना है, ठीक है, तो फिर हमको लगता है कि मान लो कि ऐसे कांटे कांटे लगे हैं एक प्लांट पे और मैं कह रही हूँ कि ऐसा तो कैक्टस दिखता है, तो प्रॉब्ली बहुत कम लोगों ने देखा होगा कि कैक्टस के ऊपर भी फूल आ जाते हैं, है ना, फूल आते हैं। तो अगर मैंने देखा कि इसके ऊपर कांटे हैं और ये कैक्टस की तरह इतना मोटा मोटा है और यहाँ पे फूल निकले, तो प्रॉब्लली आई पुट उसको कैटेगरी कैट, चाहे मैंने वो दोबारा वो प्लांट कभी देखा है या नहीं देखा है, या मैं पहली बार ही देख रही हूँ, लेकिन आई विल पुट दैट इनटू कैटेगरी ऑफ कैक्टस नाउ। बट ये क्लासिफाई करने के लिए जहां तक प्लांट्स की बात है वहां तक तो ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट पीपल, लोगों के ऊपर आप रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक जो है वो नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि बेस रेट को ये इग्नोर करते हैं। बेस रेट क्या होता है? बेस रेट बेसिकली इज एन एक्चुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन एन इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी को देखा somebody हैज अ डार्क स्किन, लाइक रियली डार्क स्किन, तो वो सारे अफ्रीका से हैं मतलब? ऑब्वियसली नहीं, वो तो गलत हो जाएगा ना। अब यहाँ पे जैसे मैंने देखा कि ये प्लांट का इतना मोटा इतना ऐसा प्लांट है, कांटे निकले हुए हैं और एक फूल उगा हुआ है, तो प्रॉब्लली ये कैटेगरी कैक्टस कैक्टस की कैटेगरी में फॉल करता होगा ये प्लांट, ठीक है। बहुत से ऐसे कैक्टस के प्लांट्स हैं जिसपे फूल नहीं निकलते और कुछ ऐसे हैं जिसपे निकलते हैं, तो ये सेम कैटेगरी है, तो ये कैटेगरी तो कैक्टस वाली है, मैंने ऐसे कर दिया क्लासीफाई। लेकिन क्या मैं इंसानों के साथ ये कर सकती हूँ? ऑब्वियसली नहीं कर सकती, क्योंकि हम वहाँ पे बेस रेट को इग्नोर करते हैं और बेस रेट क्या होता है? यही प्रोबेबिलिटी कि आपने बोला कि सारे जितने भी डार्क स्किन लोग हैं वो अफ्रीका के होते हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई, तो ये तो इनकरेक्ट एजम्पशन हो गया ना, ये तो फिर आपने स्टीरियोटाइप कर दिया, ठीक है। स्टीरियोटाइप करने में और रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक में डिफरेंस है, तो बेस रेट इसी को कह रहे हैं हम। नाउ इफ वी टॉक अबाउट अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, इट इज बेसिकली डिपेंड इट आई मीन नाम में ही ये चीज़ रखी है इसके। अवेलेबिलिटी का मतलब कि हमारे पास कितनी इजीली अवेलेबल है कोई एग्जाम्पल जब हमें कोई डिसीजन लेना है। हाउ इजी इट इज़ फॉर अस टू थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी ने बोला कि एग्जाम्स आने वाले हैं, लेकिन आपने देखा कि ये पर्सन तो बिना पढ़े ही पास हो गया, इसने पढ़ाई वढ़ाई नहीं की थी, इसने बोला कि प्रोफेसर थोड़ा ना इजी गोइंग है, वो मैम अच्छी है, वो ज़्यादा फेल नहीं करती बच्चों को, पास कर देती है आराम से और ज़्यादा टफ नहीं आता पेपर, ये वो।
तो आपने बोला कि हाँ चलो ठीक है ना। आपका जब एग्जाम का टाइम आया तो आपने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि आपके पास सबसे ज्यादा सबसे पहला एग्जाम्पल इस पर्सन का आपको ध्यान आया कि अरे ये बोल रहा था कि पेपर इतना टफ नहीं बनाती मैम, मैम इजी गोइंग है और मैम मतलब पास पास करती थी, फेल तो करती नहीं है, सो मेरे को भी ज़्यादा मेहनत करने की, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट इट कैन बी अ प्रॉब्लम विद यू। ज़रूरी नहीं है कि आपके बैच के साथ भी ऐसे ही हो। वो अलग बैच का पर्सन था, आप अलग बैच के पर्सन हो। थिंग्स हैव चेंज। हो सकता है कि इस बारी आपको पेपर कैसा आए और कैसा नहीं, हु नोज। और ऐसा तो नहीं होता कि बिल्कुल ही आप ब्लैंक पेपर रखो और आपको पास कर दिया जाएगा, राइट? सो इट लीड्स टू पुअर डिसीजन। दिस अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक के साथ ये एक प्रॉब्लम है, ये इसका ड्रॉबैक है कि ये पुअर डिसीजंस के लिए आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपने सुना कि अभी अभी एक प्लेन जो है क्रैश हुआ, ठीक है, और आपको जो है ट्रैवल करना है नेक्स्ट मंथ। अब ऐसा तो नहीं है कि हर महीने प्लेन क्रैश हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपको ट्रैवल करना है और आपको रीसेंट एग्जांपल इस क्रैश का आ रहा है ध्यान में, तो आपको लग रहा है कि नहीं नहीं यार, फ्लाइट तो सेफ ही नहीं है, इससे अच्छा तो हम ट्रेन से ही चलते, इससे अच्छा तो हम कोई और कुछ और कैसे और कम्यूट कर लेते। ट्रेन इज़ गुड यार, मतलब ट्रेन का तो ठीक है, इतने इतने मतलब ट्रेन चलती हैं, कोई भी ट्रेन पकड़ लेंगे, मेरे को फ्लाइट का सेफ नहीं लग रहा। बट द फैक्ट इज कि फ्लाइट से ज़्यादा ही एक्सीडेंट होते होंगे, ट्रेन एक्सीडेंट फ्लाइट से तो ज़्यादा ही होते होंगे, है ना? और ऐसे तो फिर आप रोड पे भी मतलब निकलो, कार एक्सीडेंट्स तो आए दिन होते रहते हैं, फिर कार भी सेफ नहीं है। तो अगर आप कोई रेयर या एक्सट्रीम या मिसलीडिंग एग्जाम्पल आपको याद आ जाता है, तो इट कैन लीड टू अ पुअर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, जैसे आपके एक बैच के बच्चे के साथ ऐसे हुआ कि वो बिना पढ़े पास हो गया, ये वो, तो आपको लग रहा है कि मैं भी हो जाऊंगा, सारा दिन तो वो खेलता रहता है, सारा दिन तो वो मस्ती मारता रहता है ना? पर भैया, बहुत से लोग हैं जो सारा दिन मस्ती मारते हैं और रात को बैठ के पढ़ाई करते हैं 3-3 बजे तक। एनीवेज, सो या जैसे मैंने आपको प्लेन क्रैश वाला एग्जांपल दिया था। सो अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक सिंपल सिंपल ये कह रहा है कि अगर आपके पास इजीली रिकॉल कर सकते हो आप इंफॉर्मेशन को, किसी एग्जांपल को, तो फिर आप उसके बेस पे, उस एग्जांपल के बेस पे अगर आप डिसीजन बना रहे हो तो थोड़ा संभल के बनाओ। ठीक है, दैट इज अवेलेबिलिटी, कितनी क्विकली, कितनी जल्दी आपके पास कोई एग्जाम्पल है रिलेट करने के लिए। ठीक है, ह्यूरिस्टिक्स मेंटल शॉर्टकट्स होते हैं, वैसे दे आर मेंटल शॉर्टकट्स। ओके, वर्किंग बैकवर्ड ह्यूरिस्टिक्स। वर्किंग बैकवर्ड का क्या मतलब है? अ हेल्पफुल ह्यूरिस्टिक व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम द गोल एंड वर्क टुवर्ड्स वे बैक टू अ स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब हम अपने गोल जो है पहले उसको रख लेते हैं एंड वी स्टार्ट बैकवर्ड्स टुवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से गोल की तरफ नहीं जा रहे, दैट्स नॉट वी आर डूइंग, वी आर गोइंग गोल से हम स्टार्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, आपके लोकेलिटी में एक न्यू कॉफी शॉप खुली एंड यू वांट टू रीच योर डेस्टिनेशन, आपको उस कॉफी शॉप तक जाना है, तो आप क्या करोगे? यू विल यूज इंटरनेट मैप पे, जीपीएस, स्मार्टफोन कुछ भी लेके वहां पे आप अपनी लोकेशन डालोगे, तो वो लोकेशन आपका गोल है ना। तो आपने पहले अपना लोकेशन डाला, पहले गोल डाला, और उसके बाद जब वो आपको मैप में भी दिखाता है, तो सबसे पहले वो एक रेड कलर का बलून सा बन के आ जाता है ना यहाँ पे। और उसके बाद हम जब देखते हैं कि ओके वी आर गोइंग बाय वॉक और वी आर ड्राइविंग और वट एवर, तो फिर वो एक डेस्टिनेशन से बनकर आ जाता है कि वी आर हेयर। तो हम वी आर बेसिकली मूविंग बैकवर्ड्स गोल से। फिर हम देखते हैं कि अच्छा, अब हम कंपेयर करते हैं कि वी हैव टू वॉक और ड्राइव, डिफरेंट ड्राइविंग रूट्स। ठीक है, वी आर ड्राइविंग बाय कार, वी आर ड्राइविंग बाय अ स्कूटी और समथिंग, टू व्हीलर, तो हम कैसे जा रहे हैं? सो दिस काइंड ऑफ वर्किंग, जब आप गोल पहले होता है और उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे हम पहुंचते हैं एंड फिर देख रहे हैं, दैट इज वर्किंग बैकवर्ड्स ह्यूरिस्टिक। देन कम्स योर सब गोल्स। सब गोल्स तो नाम से ही समझ आ रहा है, सब गोल्स मतलब जब अपने बिग गोल को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर देते हैं। सो ब्रेकिंग योर बिग गोल्स इनटू स्मॉलर मैनेजेबल स्टेप्स, ताकि आप अल्टीमेटली अपनी फाइनल बिग गोल तक पहुंच सको। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई पेपर लिखना है, तो आप सबसे पहले एक टॉपिक चूज करोगे, उस टॉपिक के बारे में रिसर्च करोगे, जितनी इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर करोगे, यू विल राइट वन सेक्शन एट अ टाइम एंड that's how you will continue doing your steps so that finally आप 10 पेज का पेपर लिख पाओगे या whatever। ठीक है, so this is the sub goal।
नाउ अदर ह्यूरिस्टिक्स भी होते हैं, जैसे मेकिंग डायग्राम्स। अपनी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए जब हम डायग्राम्स का सहारा लेते हैं और इमीडिएटली हमें पता चल जाता है तो कि क्या कहना चाह रहे हैं, ये क्या इन्फॉर्मेशन है, दैट इज ऑल्सो मेंटल शॉर्टकट ही है ना, हमें टाइम सेव कर रहा है, हमारी एनर्जी सेव कर रहे हैं, वी आर सेविंग आवर टाइम, आवर मेंटल एफर्ट, कि हम जो ऑर्गेनाइज करें अपने ब्रेन में, उससे पहले हमें एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को। टेस्टिंग वन बाय वन एलिमिनेटिंग दैट डोंट वर्क। एक सोल्यूशन के बाद दूसरा सोल्यूशन, एंड वी आर एलिमिनेटिंग वट एवर इज नॉट वर्किंग। नाउ इनसाइट के बारे में हमने बात कर चुके हैं पहले। इनसाइट के बारे में हमने इस प्रीवियस चैप्टर में बात करी थी, जब हमने समझा था कि इनसाइट इज योर आहा मोमेंट। इनसाइट क्या होती है, जब हमने कोलर चिंप एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि कैसे उस चिंपैंजी को मतलब देयर वाज अ चिंपैंजी, है ना, अगर आपको ये याद हो तो, कोलर का एक्सपेरिमेंट, और कैसे वो बनाना को ले लेता है, उसको एकदम से इनसाइट आती है कि अरे मैं स्टिक के अंदर स्टिक लेके, आउट ऑफ रीच होता है बनाना, ठीक है, बनाना बाहर रखे होते हैं, वो चिंपैंजी केज में होता है और 2 स्टिक्स होती हैं उसके पास रखी होती हैं। वो पहले तो एक स्टिक से पहुंचने की कोशिश करता है, बनाना तक वो पहुंच नहीं पाता, फिर दूसरी स्टिक को फर्स्ट स्टिक में अंदर स्टिक करता है और उसके बाद वो बनाना को खींच लेता है अपनी तरफ। तो सडनली इंसाइट आता है उसको ये। तो इंसाइट एनिमल्स को भी आती है, इंसाइट हमें ह्यूमंस को भी आती है। क्या इंसाइट मैजिक है? नो, नॉट रियली। इंसाइट बेसिकली क्या है, जब हमारा माइंड रीऑर्गेनाइज करता है प्रॉब्लम को, और ये तब करता है व्हेन समटाइम्स वी आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट प्रॉब्लम, ठीक है, जब हम किसी और चीज के बारे में सोच रहे होते हैं तो उसको एक स्पेस मिल जाता है टू वर्क ऑन दैट प्रॉब्लम। तो पीछे हमारे बैकग्राउंड में, माइंड के बैकग्राउंड में वो प्रॉब्लम पे वर्क कर रहा होता है। तो इसीलिए जब हम उस प्रॉब्लम से थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लें तो अचानक ही हमें इंसाइट आती है कि अरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये भी हो सकता है, लेट्स ट्राई दिस, और फिर हम वो ट्राई करते हैं। दैट इज योर इंसाइट एंड आहा मोमेंट। नाउ प्रॉब्लम विद प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो अभी हम प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहे थे। अब हम उन प्रॉब्लम्स की बात करेंगे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान आती हैं हमें, एंड डिसीजन मेकिंग के टाइम पे आती हैं। अब हमने इंसाइट के बारे में बात करा प्रॉब्लम सॉल्विंग की, लेकिन हर बार इंसाइट आ जाए ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि सॉल्यूशन बिल्कुल ऐसा लगता है कि यार सॉल्यूशन सामने ही है, मतलब है तो कुछ इसमें, मतलब मुझे ये तो पता है कि सॉल्यूशन ईज़ी है, बस मुझे मिल नहीं रहा है ना? तो ऐसे भी होता है। इसका क्लासिक एग्ज़ाम्पल है 2 स्ट्रिंग्स वाली प्रॉब्लम। तो बेसिकली क्या होता है, ये सिसरेली में आप पीडीएफ मैंने डाउनलोड मतलब पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है लिंक, आप चेकआउट कर सकते हो। तो बेसिकली होता क्या है कि एक पर्सन है, लेट्स से अ पर्सन इज स्टैंडिंग हियर, और यहाँ यहाँ से 2 स्ट्रिंग्स, मतलब कोई धागे से लटक रहे हैं। इस पर्सन को ये धागा और ये धागा जोड़ना है आपस में। लेकिन अगर ये जो पर्सन है, जो ये पर्सन बीच में खड़ा है, ये इन 2 धागों के बीच में, ये यहाँ इसको तो पकड़ पा रहा है, लेकिन यहाँ पे इसका हाथ छोटा पड़ रहा है। साइड पे एक टेबल है जिसके ऊपर एक प्लास सा रखा है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट रखा है, प्लायर्स बोलते हैं उसको। सो प्लायर्स रखें। अ, अब क्या हो रहा है, अब इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये इसका हाथ यहाँ तक जा नहीं रहा है, तो ये कैसे ये इन दोनों धागों को जोड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड 2 स्ट्रिंग प्रॉब्लम, ठीक है, इसी के बारे में यहाँ पे लिखा है। नाउ तो पहली जो प्रॉब्लम आती है, इसका सोल्यूशन मैं आपको बता दूंगी कि इसका सोल्यूशन क्या होता है, कि जैसे यहाँ पे प्लायर्स रखे हैं, प्लास सा रखा है, वो उसको, एक सोल्यूशन तो ये हो सकता है कि वो दूसरे हाथ में प्लास पकड़े और उससे थोड़ा सा उसका लेंथ तो बढ़ जाएगा ना, मतलब यहाँ अगर यहाँ उसके हाथ में उसने ये प्लास पकड़ा है तो ये थोड़ा सा लेंथ तो बढ़ जाएगा, तो वहां से जो धागा लटक रहा है वो उसको उसमें दबा के और उसको खींच ले अपनी तरफ और दोनों स्ट्रिंग्स को जोड़ दे। या ऐसा जो आपकी बुक में सोल्यूशन दिया हुआ है वो ये कि जो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग पे वो प्लास को बांध दे और उसको पेंडुलम की तरह ऐसे स्विंग करे जब जब तक वो इसके पास आ जाए। जब वो इसके पास आ जाए तो क्योंकि उसने धागा तो उसमें बांधा हुआ है, तो वो धागा भी उसके पास आ जाएगा, दोनों धागों को जोड़ के बांध दे, ऐसे कर दे, ठीक है। सो ये इसका सोल्यूशन है। बट यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है ये पर्सन, क्यों जोड़ नहीं पा रहा, बिकॉज ऑफ द फंक्शनल फिक्सडनेस। फंक्शनल फिक्सडनेस क्या होती है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को उसके ट्रेडिशनल यूज की तरह ही देखते हो, आप उसको कुछ और इमेजिन ही नहीं कर पाते कि इससे ये हम ये काम भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये पता है कि प्लास तो ग्रिपिंग के काम आता है, मैंने कुछ ग्रिप करना है या कुछ और काम है तो उसी के काम आएगा, तो आप क्रिएटिवली थिंक नहीं कर पा रहे कि मैं इसको और कैसे यूज करता हूँ।
या इस और एग्जाम्पल देख लो, आप लोगों ने बहुत बार करा होगा। मान लो कि जो आपको कोई नट होता है, टाइट करना होता है, ठीक है, तो आप कई बार नाइफ के थ्रू भी टाइट करते हो। आपके पास 1 रुपए का सिक्का है या कुछ, आप वो सिक्का घुमा के भी वो पेच कसने की कोशिश करते हो। ऐसे तो हम सबने करा हुआ है। या नाइफ है छोटा सा, उसके थ्रू कर लेते हैं, या जो नेल कटर है उसका नाइफ यूज कर लेते हैं, उसको एज अ नाइफ भी यूज कर लेते हैं। नेल कटर के नाइफ, नेल कटर में वो एक छोटा सा होता है ना नाइफ टाइप, तो उसको यूज कर लेते हैं कुछ काटने के लिए। तो ये सब क्या है कि हम वी आर थिंकिंग बियॉन्ड द ट्रेडिशनल यूज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर कोई इंसान बियॉन्ड नहीं सोच पा रहा कि ये तो इसी चीज के लिए काम आता है और इसी के लिए आएगा, कुछ और उसका वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, तो मतलब फंक्शनल फिक्सेडनेस है, कि जो उसका फंक्शन है उसी में फिक्स होके रह गए हैं बस। ठीक है, दैट इज फंक्शनल फिक्सेडनेस। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट मेंटल सेट। मेंटल सेट क्या होता है? इट इज स्टिकिंग टू द ओल्ड मेथड्स दैट वर्क बिकॉज, नहीं नहीं पहले भी ये मेथड काम कर रहा था, अभी भी ये मेथड काम करना चाहिए, तो मैं इसी मेथड से चलूंगा। फॉर एग्जाम्पल, यू आर ट्राइंग अगेन एंड अगेन टू स्ट्रेच बोथ स्ट्रिंग्स, कि ये दोनों इवेंचुअली, अरे भाई आपने कोशिश करके देख ली दोनों को जोड़ने की, दोनों स्ट्रिंग्स को, पर वो नहीं जुड़ रहे, तो जो आपके साइड पे टेबल पे प्लास रखा है या प्लायर्स रखे हैं, आप उनका इस्तेमाल करो, सोचो, दिमाग लगाओ, कुछ और लगाओ, पर नहीं, ये आपका ब्लॉक कर रहा है। क्या? मेंटल सेट ब्लॉक कर रहा है आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से। सो ये होता है मेंटल सेट, कि जब हमने उन्हीं पुराने तरीकों में फंसे हुए हैं एंड वी आर नॉट एबल टू थिंक समथिंग एल्स, राइट। फिर थर्ड आता है कॉन्फर्मेशन बायस। व्हाट इज कॉन्फर्मेशन बायस? कॉन्फर्मेशन इज बायस व्हेन यू आर फोकसिंग ओनली ऑन व्हाट सपोर्ट्स योर एग्जिस्टिंग आइडिया। फॉर एग्जांपल, आपके एग्जिस्टिंग आइडिया ये है कि पायलर्स तो यूजलेस हैं इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए, क्योंकि उनका ये काम नहीं है, वो कैसे हेल्प करेंगे ना, मतलब उसका क्या करूं मैं। तो आप सोच नहीं पा रहे बिकॉज आपने उस पर बायस लगा दिया कि जो काम है ये तो वही कर सकता है, ये तो किसी और काम में आएगा ही नहीं। सो दैट इज व्हाट इज ब्लॉकिंग यू फ्रॉम योर रियल सोल्यूशन। Confirmation bias is basically your belief. Okay, so to make it more clear between mental set and confirmation bias, so mental set is like, because I'm having my green tea, so this is the example that is coming to my mind. So having like your tea or whatever in the same cup, that is mental set. Okay, like you have kind of fixed, right? That is mental set. Okay, so you are using same cup, even though they're beautiful and there are even more better cups available, but you are fixed on the same cup. और अगर मैं confirmation bias की बात करूं, it is कि I don't want to even look at, I don't want to look at other cups. I don't care. I want my pink कप, सिंपल एज दैट। मुझे तो मेरा पिंक कप ही चाहिए, मुझे देखना भी नहीं है, मेरा पिंक कप ही सबसे सुंदर है। दिस इज माई बिलीफ सिस्टम, सो दिस इज माई कॉन्फर्मेशन बायस। तो यहाँ मान लो कि अगर मैं मार्केट में जाती हूँ तो मैं अदर कप्स को इग्नोर ही कर देती हूँ और मैं सिर्फ पिंक कलर के कप्स की तरफ ही अट्रैक्ट होती हूँ, देखती हूँ, बिकॉज मेरे को लगता है पिंक सबसे सुंदर कलर है, पिंक तो बड़ा अच्छा कलर है। तो बिकॉज पिंक मेरा फेवरेट कलर है, so I get attracted to pink and I ignore other cups. I don't even look at them. That is confirmation bias. ठीक है, आगे चलते हैं। Now this is next topic and probably the last topic of this video. So stay with me. This is creativity. Creativity and thinking style. Creativity क्या होती है? Combining ideas in new ways. So इसके बारे में हम कन्वर्जन और डाइवर्जन थिंकिंग के बारे में भी पढ़ेंगे एंड व्हाई क्रिएटिव थिंकिंग मैटर्स। सो क्रिएटिविटी की डेफिनेशन तो मैंने शायद नोट्स में दिया है, यहाँ लिखना शायद भूल गई हूँ। सो यस, इट इज कंबाइनिंग आइडियाज इन न्यू वेज। अगर मैं इसको सिंपल वे में कहूँ तो क्रिएटिविटी इज योर इमेजिनेशन प्लस इनोवेशन, कुछ नया। नाउ इफ आई टॉक अबाउट कन्वर्जन थिंकिंग, तो कन्वर्जन थिंकिंग में क्या होता है? कन्वर्जन थिंकिंग में एक सही आंसर होता है बस, ठीक है। इसमें आप लॉजिक का इस्तेमाल करते हो प्लस पास्ट की नॉलेज का इस्तेमाल करते हो, एंड कन्वर्ज मतलब आपकी थिंकिंग एक ही पॉइंट का आंसर आप ढूंढोगे, बस एक ही उसका सोल्यूशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं हाउ आर पेन एंड पेंसिल अलाइक, पेन और पेंसिल एक जैसे कैसे हैं, तो आप बोलोगे कि दोनों ही लिखने के काम आते हैं, है ना। और दोनों मतलब ऑलमोस्ट, ठीक है, अब तो डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के पेंसिल्स और पेन आने लगे हैं, बट ऑलमोस्ट ऐसे स्ट्रेट लाइन की तरह, मतलब ऐसे राउंड से और ऐसे
स्लीक से और ऐसे होते हैं, और एक पेंसिल है और एक पेन है, ठीक है, एक पेन है एक पेंसिल है, दोनों ही जो है लिखने के लिए काम आते हैं, और क्या है इसमें मतलब, और क्या है, पेन और पेंसिल दोनों राइटिंग के लिए काम आते हैं। सो गुड फॉर रूटीन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, रूटीन के जो हम रोजमर्रा की प्रॉब्लम के सॉल्विंग के लिए रूटीन के कन्वर्जेंट थिंकिंग, उसके लिए ठीक है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इट इज ऑफ लिटिल यूज व्हेन अ मोर क्रिएटिव सोल्यूशन इज नीडेड। मान लो आपको एक ज्यादा क्रिएटिव सोल्यूशन की जरूरत है, तो उस वक्त कन्वर्जेंट थिंकिंग का काम नहीं आएगा, क्योंकि कन्वर्जेंट थिंकिंग एक करेक्ट आंसर देगी, जैसे पेन और पेंसिल लिखने के काम आते हैं। लॉजिक यूज किया, पास्ट की नॉलेज यूज करी, भाई हम पेंसिल से लिखते थे, फिर पेन पे स्विच हुए, पेंसिल लिखने शुरू हो गए, पेन और पेंसिल दोनों से हम लिखते हैं, वन करेक्ट आंसर एंड दैट्स इट, you are like done. So this is convergent thinking. What about divergent thinking? Divert होना मतलब बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी many possibilities, there are many ideas, ठीक है, all the uses that you can think of a pen. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास मेरे को कुछ कलर करना है और मेरे पास कलर्स नहीं है, तो आई कैन यूज पेन को एज अ कलर, ठीक है, कर सकती हूँ ना भाई, पेन से मैं शेडिंग दे सकती हूँ, पेन से कलर कर सकती हूँ, भाई मेरे पास कलर्स अवेलेबल नहीं है, पर मेरे पास एक पेन है, वो एक पुरान मतलब आता था, अभी भी आता है पेन, मेरे पास भी है, जिसमें रेड, ब्लू, ब्लैक और कौन सा होता है, ग्रीन, ये सारे कलर्स के पेन होते हैं, ठीक है, इतना मोटा सा पेन होता है और अलग अलग रिफिल्स उसके अंदर से निकलते हैं, वो ऐसे टिक सा बटन दबाओ तो, है ना। तो मैं पेन को एज अ कलर भी तो यूज कर सकती हूँ, ठीक है, कर सकती हूँ ना। या मैं मान लो कि मुझे पेपर में होल करना है, ठीक है, और मेरे पास पंचिंग मशीन नहीं है, तो मैं पेन से भी तो होल कर सकती हूँ ना, तो एज अ पंचिंग मशीन भी तो काम कर सकता है ना मेरा पेन। तो ये क्या हो गया, डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्योंकि मैं पेन को सिर्फ उससे नहीं देख रही कि पेन तो लिखने के काम आता है, तो बस इससे लिख ही सकते हैं, नहीं, मैं पेन को एज अ कलर भी यूज कर सकती हूँ, मुझे पंचिंग मशीन की तरह भी यूज कर सकती हूँ अगर मुझे कहीं पे होल करना है तो, ठीक है। तो ये हो गया डाइवर्जेंट थिंकिंग लिंक्ड टू क्रिएटिविटी प्लस इंटेलिजेंस, एंड इट हेल्प्स यू, डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है आपको हेल्प करती है टू ब्रेक आउट योर फिक्स थिंकिंग, जो आप फिक्स थिंकिंग, वो जो फंक्शनल फिक्सेटेडनेस में हम फंस गए थे कि एक चीज का इस्तेमाल ऐसे ही हो सकता है, उसको तोड़ती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो डाइवर्जेंट का मतलब ही यही है कि वेरियस वेज जब आप इस यूज कर सकते हो किसी एक चीज को। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव थिंकर्स, जो क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं, ऐसे लोग जो क्रिएटिव थिंकिंग कर पाते हैं, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या होते हैं, उनको सबसे ज्यादा देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि उनके जो बेस्ट आइडियाज होते हैं ना, वो ऑटोमेटिक टास्क के दौरान आते हैं। ये वही बात होगी कि जब आप एक्चुअली पे फोकस करके एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, तब हमारा दिमाग चलना बंद हो जाता है, तो नहीं आते। बट बाद में आहा मूवमेंट होती है हमारे साथ, इनसाइट आती है हमें, या हमें आंसर्स मिलते हैं। मान लो कि हम वॉक कर रहे हैं, ऐसे ही बस है ना, वॉक कर रहे हैं या शावर ले रहे हैं और या स्विमिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अचानक से हमें हमारे दिमाग में उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ जाता है, विच इज योर आहा मूवमेंट, विच इज योर इनसाइट, राइट, बेसिकली। सो ज्यादातर जो क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं ना, उनको आइडियाज ऐसे ही आते हैं, जब वो प्रॉब्लम पे काम कर रहे थे तब इतने शायद ना आते हो जितने जब वो उस प्रॉब्लम से हट जाते हैं तब आते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे में माइंड एक सब कॉन्शियस लेवल तक जाके कनेक्शन बना लेता है। एज आई टोल्ड यू कि बैकग्राउंड में आपके माइंड में प्रॉब्लम सॉल्विंग का वो चल ही रहा होता है और बाहर से हम कुछ और काम कर रहे होते हैं। तो जो हमारा अटेंशन है ना, वो इस पे तो चला जाता है सारा मतलब पहले कहाँ एक पूरे सब एनर्जी रिसोर्सेज हम इसी एक की काम पे लगा रहे थे। अब क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे रूम मिल जाता है, थोड़ा स्पेस मिल जाता है टू ब्रीथ, जैसे हमें कहते हैं ना थोड़ा स्पेस चाहिए, तो थोड़ा ऐसा स्पेस मिल जाता है, तो बैकग्राउंड में माइंड अपना काम कर रहा होता है और वो कनेक्शन बना लेता है सब कॉन्शियस तक जाके, और वहां से हमारे क्रिएटिव आइडियाज लेकर आता है, जबकि हम वॉकिंग में, शावरिंग में या कुछ और काम में बिजी होते हैं। समथिंग विच इज मोर लाइक एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, ठीक है। तो लेस अफेक्टेड बाय बैरियर्स ऑफ फंक्शनल फिक्सेशन। एज आई टोल्ड यू कि फंक्शनल फिक्सडनेस इसमें नहीं होती क्रिएटिव थिंकर्स को। क्रिएटिव थिंकर्स ये बैरियर को तोड़ते हैं। creativity across cultures. Now divergent thinking is not equally valued everywhere. डाइवर्जेंट थिंकिंग कह लो या क्रिएटिविटी को कह लो, हर जगह वो उसकी वैल्यू सेम नहीं होती। सम कल्चर्स प्रायोरिटाइज ट्रेडिशंस ओवर नोवेल्टी। नोवेल्टी मतलब न्यूनेस, ठीक है। तो उनको उनको
अपना बहुत रिजिड होते हैं कि ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, तो ऐसे ही होगा। ज़्यादा इसमें अपनी कारस्तानियाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मतलब ज़्यादा उनको नॉवेल्टी या न्यू चीज़ें पसंद नहीं है। मान लो कोई ट्रेडिशनल रेसिपी है, कोई एक रेसिपी है खाने की और वो उसी तरीके से बनाई जाती है। अब जैसे मान लो समोसे में आलू ही भरा जाता है वैसे तो ट्रेडिशनली, है ना? लेकिन आजकल चाउमीन वाले समोसे भी मिल रहे हैं, मैक्रोनी वाले समोसे भी मिल रहे हैं, पनीर वाले समोसे भी बन रहे हैं, पिज़्ज़ा समोसे भी मिल रहे हैं, पता नहीं क्या-क्या डिफरेंट वैरायटी ऑफ समोसा आ गई है। लेकिन कुछ लोग होंगे जिनको कहेंगे नहीं यार, मतलब आई डोंट लाइक ऑल दिस नॉनसेंस, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, आई समोसा मतलब समोसा और समोसे के अंदर आलू, दैट्स व्हाट आई लाइक, दैट इज हाउ इट शुड बी। सो ऐसा क्रिएटिव स्किल्स कैन बी डेवलप। ऐसा नहीं है कि क्रिएटिविटी या तो होती है या तो नहीं होती है, क्रिएटिविटी को डेवलप किया जा सकता है और ये आप अपने लेवल पे भी कर सकते हो, कोई क्लासेस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है इसके लिए। अगर आप अपने दिमाग में, अपने ब्रेन में सोच सकते हो कि यार इसका मैं और क्या इस्तेमाल, अब जैसे पेन का मैंने आपको बताया, ठीक है? आप पंचिंग की तरह मशीन तो हम यूज़ करते ही हैं। कलर, अगर मेरे पास कलर्स अवेलेबल नहीं है लेकिन मेरे पास पेन है तो मैं उससे भी कलर करके मतलब कलरिंग का इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो ये इस तरीके से जब आप चीज़ों को डिफरेंट तरीके से यूज़ करना शुरू करते हैं, या जैसे मान लो हमें पेज कोई खोलना है, ठीक है? और हम उस समय नाइफ का या कभी स्पून के बैग का या कभी कोई कॉइन निकाल के उसको उसमें पेज खोलने की कोशिश करते हैं, दैट इज व्हाट क्रिएटिविटी, नो, दैट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग। हम फंक्शनल फिक्सेटेडनेस में नहीं फंसे ना उस समय। सो दीज आर द थिंग्स लाइक, तो आप ऐसे अपने क्रिएटिविटी इंप्रूव कर सकते हो। नाउ टिप्स टू बूस्ट क्रिएटिविटी क्या हो सकते हैं? ट्राई फ्री राइटिंग, ठीक है? क्रिएटिव राइटिंग करने की कोशिश करो, चेंज योर एनवायरनमेंट, डू ऑटोमेटिक टास्क एंड लेट द आइडियाज फ्लोज। अगर आप किसी चीज को लेके कुछ क्रिएटिविटी करना चाहते हो तो आप उस पर थोड़ा टाइम फोकस करो, और अगर कुछ नहीं आ रहा है तो देन स्टार्ट डूइंग योर ऑटोमेटिक टास्क, है ना? वॉक करने के लिए चले जाओ, व्हेन यू डू डिशेस, व्हेन यू टेक शावर, व्हेन यू जस्ट वॉचिंग टीवी, और जस्ट सिंपली वॉकिंग, व्हाटएवर, तभी भी आपको आहा मोमेंट हो सकती है, इनसाइट आ सकती है, ठीक है? एंड देन यू आस्क कि व्हाट एल्स कैन बी दिस। तो अपने आप से ये पूछो कि मैं इस चीज का और किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे हम लड़कियां क्या करती हैं, जूड़ा बनाती हैं और जूड़े के अंदर पेन या पेंसिल को एज उस बन को होल्ड करने के लिए डाल लेती हैं तो वी आर क्रिएटिविटी, ये हमारी क्रिएटिविटी है। सो इस तरीके से यू ट्राई टू फाइंड आउट डिफरेंट वेज ऑफ यूजिंग अ सेम थिंग, ठीक है? आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसे पढ़िए, नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर लीजिए, नहीं है तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप यार, मतलब सब्सक्राइब कर लो, थम्स अप दे दो, इसमें तो इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना? अच्छा लगता है। और कम्युनिटी पोस्ट में मैं क्वेश्चन डालती हूँ, प्लीज़ सॉल्व कर लिया करो। ओके, बाय।